आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व साहित्य की एक अमर कृति की, लियो टॉल्स्टॉय के नॉवेल एना कैरेनिना की। ये वो उपन्यास है जो प्रेम, परिवार, समाज और आत्मसंघर्ष के गहरे पहलुओं को छूता है। यह कहानी 19वीं शताब्दी के शाही रूसी समाज में सेट है और अपने युग के बदलते सामाजिक मूल्यों के बीच मानवीय भावनाओं की जटिलताओं को उजागर करती है। टॉल्स्टॉय ने एना कैरेनिना की शुरुआत एक बहुत ही मशहूर वाक्य से की है: All happy families are alike. Each unhappy family is unhappy in its own way. अर्थात सभी सुखी परिवार एक जैसे होते हैं, हर दुखी परिवार अपने अपने तरीके से दुखी होता है। यह पंक्ति सिर्फ कहानी की नींव नहीं रखती बल्कि उपन्यास के मुख्य स्वर को भी परिभाषित करती है। परिवार और रिश्तों की खुशियां और दुख कैसे बनते बिगड़ते हैं। आज इस पॉडकास्ट में नाम सिर्फ ये अद्भुत कथा सुनेंगे बल्कि इसके पात्रों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं और नैतिक द्वंद्वों पर भी गौर करेंगे। एना, व्रोंस्की, लेविन, किटी, इन मुख्य चरित्रों की यात्राओं के जरिए टॉल्स्टॉय ने प्रेम, वफादारी, समाज की सीमाएं, परिवार का महत्व, अपराध बोध, जुनून, पाखंड और अस्तित्व के संकट जैसे विषयों को बहुत ही गहराई से छुआ है। इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे एना की कहानी हमें प्रेम की शक्ति और विडंबना दिखाती है, कैसे समाज के दोहरे मापदंड एक व्यक्ति को तोड़ सकते हैं और कैसे इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्मचिंतन किसी को उद्धार या विनाश दोनों दे सकता है। कहानी की शुरुआत होती है मॉस्को शहर में ओब्लोंस्की परिवार के घर से। स्टेफन अकार्दोविच ओब्लोंस्की, जिन्हें प्यार से स्टीवा कहते हैं, एक खुशमिजाज लेकिन लापरवाह व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी पत्नी डॉली को धोखा दिया है और घर में उथल पुथल मची हुई है। डॉली बेहद आहत हैं और तलाक का मन बना रही हैं। ऐसे संकट की घड़ी में स्टीवा को उम्मीद है अपनी बहन एना से, जो सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को आ रही हैं, और उम्मीद यह है कि वो आकर हालात को संभालेंगी। एना, स्टीवा की बहन, एक सुंदर, चालाक और सम्मोहक व्यक्तित्व वाली समाज की सम्मानित महिला हैं। उनकी शादी एलेक्सी अलेक्जेंद्रोविच कैरेनिन से हुई है, जो उनसे काफ़ी बड़े और एक ऊंचे सरकारी अधिकारी हैं। एना जब मॉस्को पहुंचती हैं तो रेलवे स्टेशन पर उनकी पहली मुलाकात काउंट एलोजी व्रोंस्की से होती है, एक हैंडसम युवा सैनिक अफसर। स्टेशन पर घटने वाली एक घटना मानो आने वाले कल का शगुन बन जाती है। एक रेलकर्मी दुर्घटनावश ट्रेन के नीचे आकर मर जाता है, जिसे एना अशुभ संकेत की तरह महसूस करती हैं। अनजाने में एना और व्रोंस्की की नज़रें मिलती हैं और मानो प्रारब्ध उन्हें इशारा करता है कि उनके जीवन की दिशाएं अब बदलने वाली हैं। एना ने आते ही वह अपने भाई स्टीवा और भाभी डॉली के बिगड़े संबंध सुधारने में लग जाती है। वह डॉली को दिलासा देती है कि स्टीवा को अपने किए पर पछतावा है और वह अब भी उससे प्यार करता है। एना की सच्ची संवेदना और प्यारे अंदाज से डॉली का दिल पसीजता है और वह परिवार की खातिर पति को माफ़ करने का फैसला कर लेती है। इस तरह एना अपने भाई के टूटते हुए परिवार को फिर से बांधने में सफल होती है, लेकिन एना को क्या पता था कि दूसरों के दाम्पत्य जीवन को संवारते संवारते उसकी अपनी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से वापस लौटना मुश्किल होगा। इसी दौरान मॉस्को में एक और कहानी समानांतर चल रही है। स्टीवा का घनिष्ठ मित्र कॉन्स्टेंटीन लेविन गांव से शहर आया हुआ है। लेविन एक भोले, सच्चे और आदर्शवादी जमींदार हैं जिन्हें आधुनिक शहर की चकाचौंध से अधिक अपने गाँव का सादा जीवन और खेती बाड़ी सुहाती है। लेविन स्टीवा की साली और डॉली की छोटी बहन किटी से प्रेम करते हैं। किटी मात्र 18 वर्ष की एक सुंदर और मासूम युवती है, जिसका यह पहला सीजन है जब उसे समाज में एक उपयुक्त वर मिलने की उम्मीद है। लेविन किटी को विवाह प्रस्ताव देने के इरादे से शहर आए हैं, लेकिन किटी के माता पिता, विशेषकर उसकी मां के मन में काउंट व्रोंस्की उसके लिए एक बेहतरीन वर के रूप में है। किटी का दिल भी उस समय व्रोंस्की पर आया हुआ है, जो हाल के दिनों में उससे खूब मिलजुल बढ़ा रहा था। ऐसी स्थिति में जब लेविन हिम्मत जुटाकर किटी को प्रपोज करते हैं तो किटी असमंजस में उन्हें मना कर देती है। उसकी निगाहें व्रोंस्की पर टिकी हैं। लेविन यह ठुकराया जाना बर्दाश्त नहीं कर पाते और टूटे दिल के साथ मॉस्को छोड़कर अपने देहात वापस लौट जाते हैं। उधर उसी शाम एक भव्य नृत्य समारोह आयोजित होती है जिसमें मॉस्को का अभिजात्य समाज शिरकत करता है। किटी को उम्मीद थी कि व्रोंस्की इस समारोह में सबके सामने उसके प्रति अपना आग्रह दिखाएंगे, शायद विवाह प्रस्ताव तक दे देंगे। किटी खुशी खुशी अपनी सबसे सुंदर पोशाक में पहुंचती है और वहां एना से भी मिलती है। पहली ही नज़र में किटी एना के आकर्षक व्यक्तित्व से मोहित हो जाती है। वह एना को देखती रह जाती है जैसे कोई चमकता सितारा। पर उसी शाम कुछ ऐसा होता है जिसकी किटी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस नृत्य समारोह में व्रोंस्की सारे समय किटी को नज़रअंदाज करके एना के साथ नृत्य करते हैं। एक एक करके सारे नृत्यों में व्रोंस्की की आंखें बस एना पर टिकी रहती हैं, मानो पूरे हॉल में उन्हें और कुछ दिख ही नहीं रहा। किटी मंच के एक कोने में स्तब्ध खड़ी यह सब देखती रह जाती है। उसका दिल जैसे टूट कर बिखर जाता है। उसी पल किटी को एहसास होता है कि व्रोंस्की के मन में उसके लिए कभी गंभीरता थी ही नहीं। व्रोंस्की तो केवल फ्लर्ट कर रहे थे और अब उनका दिल एना पर आ गया है। किटी शर्म, अपमान और दुख से भर उठती है। व्रोंस्की के इस व्यवहार ने उसे भीतर से तोड़ दिया। युवा मन के प्यार को ऐसे ठोस लगने पर किटी बीमार पड़ जाती है।
शारीरिक तौर पर कम, भावनात्मक तौर पर ज़्यादा। उधर एना को खुद एहसास होता है कि व्रोंस्की के साथ नृत्य करते समय उसके हृदय में एक अनजानी सी भावनाएं उमड़ रही थी। वो घबरा जाती है और अगली ही ट्रेन से रातों रात मॉस्को छोड़कर वापस सेंट पीटर्सबर्ग अपने पति और बेटे के पास लौटने का फैसला करती है। संयोग से व्रोंस्की भी उसी ट्रेन से चुपके से पीछे पीछे सेंट पीटर्सबर्ग के लिए रवाना हो जाते हैं। सफर के दौरान व्रोंस्की अपने प्रेम का इजहार एना से कर देते हैं। एना सुनकर व्याकुल उठती है और उसे अस्वीकार तो करती है, किंतु व्रोंस्की के आकर्षण से मन ही मन वह भी विचलित होने लगती है। प्रेम का बीज वहीं पड़ चुका है। सेंट पीटर्सबर्ग लौटकर एना फिर अपनी पूर्व जिंदगी में जाने की कोशिश करती है। पति के साथ एक सम्मानित समाज से पत्नी और अपनी 8 वर्ष के बेटे सेर्योजा की प्यारी माँ, पर अब सब कुछ बदल चुका है। उसके मन में काउंट व्रोंस्की की स्मृति बार बार दस्तक देने लगती है। उधर व्रोंस्की भी एना के शहर में आते ही उसकी एक झलक पाने को बेचैन रहते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग के उच्च समाज के रंगीन दायरों में एना की एक मित्र प्रिंसेस एलिजाबेथा बैत्सी के जरिए व्रोंस्की और एना के मिलते जुलते रहने का सिलसिला शुरू हो जाता है। शुरुआत में एना अपने आप को रोकने की बहुत चेष्टा करती है। वह जानती है कि यह रास्ता खतरनाक है। उसने जो राह पकड़ी, वैवाहिक मर्यादा का उल्लंघन किया, तो उसकी सजा मौत से कम नहीं। लेकिन अंततः एना व्रोंस्की के प्रेम में डूब जाती है और दोनों के बीच एक अफेयर शुरू हो जाता है। यह रिश्ता छुपा हुआ तो नहीं है, पर फिर भी शुरू में समाज के सामने वे प्रत्यक्ष कुछ स्वीकारते नहीं हैं। एना के पति एक रूढ़िवादी ठंडे स्वभाव के व्यक्ति हैं, जिनके लिए सामाजिक प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है। उन्हें जब एना और व्रोंस्की के नज़दीकियों की अफवाहें सुनने को मिलती हैं, तो वे एना को नसीहत देते हैं इस सार्वजनिक जगहों पर व्रोंस्की से दूरी बनाकर रहें, ताकि उनकी छवि पर आँच ना आए। कैरेनिन को भ्रम है कि एना संदेह से परे है और कभी कुछ अनुचित नहीं करेगी, मगर भीतर ही भीतर एना के हृदय में ज्वार उठ रहा है। समय बीतने के साथ एना और व्रोंस्की का प्रेम संबंध गहराता जाता है और इसे छुपा पाना कठिन होने लगता है। एक दिन स्टीपल चेज घुड़दौड़ का बड़ा आयोजन होता है, जिसमें व्रोंस्की अपने घोड़े पर सवार होकर हिस्सा लेते हैं। एना भी दर्शकों में मौजूद है और दुर्भाग्यवश उसकी पति कैरेनिन भी वहीं है। दौड़ के दौरान व्रोंस्की की घोड़ी फ्रू फ्रू बुरी तरह गिर जाती है। व्रोंस्की खुद तो बच जाते हैं, लेकिन घोड़े की पीठ टूट जाती है। इस हादसे को देखकर एना स्वयं पर काबू नहीं रख पाती और दर्शकों के बीच ही बुरी तरह घबराकर उठ खड़ी होती है। उसके चेहरे पर व्रोंस्की के लिए छलकती चिंता और प्रेम कोई भी साफ पढ़ सकता था। कैरेनिन यह अभद्र आचरण देखकर सख्त नाराज होते हैं और दौड़ के तुरंत बाद एना को टोक देते हैं कि उसने सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाएं प्रकट करके मर्यादा तोड़ी है। इस तनाव भरे क्षण में एना के सब्र का बांध टूट जाता और वह कैरेनिन से सारा सच कबूल कर लेती है। वह स्वीकार करती है कि उसके व्रोंस्की से प्रेम है और वह उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। यह सुनते ही कैरेनिन स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी पहली प्रतिक्रिया है कि एना यह संबंध तुरंत समाप्त करे और सब कुछ जैसे तैसे पूर्ववत चलने देने का दिखावा करे, ताकि बदनामी ना हो। वे एना को तलाक न देने का फैसला करते हैं, पर साथ ही चेतावनी देते हैं कि यदि एना ने प्रेम संबंध जारी रखा तो वह उसे उसके बेटे से अलग कर देंगे। इस बीच मॉस्को में किटी की हालत बिगड़ चुकी है। व्रोंस्की द्वारा ठुकराए जाने और लेविन को मना करने के पछतावे से वह बीमार और उदास थी। उसके माता पिता उसे स्वास्थ्य लाभ के लिए जर्मनी के एक स्पा स्वास्थ्य केंद्र ले जाते हैं। वहाँ किटी की मुलाकात एक परोपकारी युवती वारिका से होती है और किटी धर्म, कर्म और सेवा भाव की ओर मुड़ने लगती है। कुछ समय बाद किटी तन मन से स्वस्थ होकर स्वदेश लौट आती है, लेकिन इस अनुभव ने उसे पहले से अधिक परिपक्व और दयालु बना दिया है। अब कहानी फिर सेंट पीटर्सबर्ग की ओर लौटती है, जहाँ एना और व्रोंस्की चोरी छुपे मिलते रहते हैं। एना गर्भवती है और सामाजिक मर्यादा की रस्सी पर झूल रही है। पति के सामने जुर्म कबूल लेने के बाद भी एना अपने मन को व्रोंस्की से दूर नहीं कर पाती। कैरेनिन अपना दिल कठोर कर लेते हैं और तलाक के लिए वकील से राय मशवरा शुरू कर देते हैं, परंतु उस दौर के रूस में तलाक पाना बेहद मुश्किल था। कानून के मुताबिक तलाक की अर्जी केवल वही जीवन साथी दे सकता था जिसने कोई अपराध ना किया हो, और उसे या तो दूसरे की बेवफाई रंगे हाथों साबित करनी होती या दूसरा स्वयं दोषी होने की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति दे। कैरेनिन के सामने चुनौती है कि या तो एना खुद अपने दोषी होने का बयान दे, जो कि एना नहीं करने वाली, या वे किसी तरह व्रोंस्की और एना को आपत्तिजनक परिस्थिति में पकड़े। कैरेनिन सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और एना को व्रोंस्की के प्रेम पत्र देने को मजबूर करते हैं, मगर कागजी सबूत नाकाफी साबित होते हैं। ऐसे तनावपूर्ण समय में एना को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। लंबी और कठिन प्रसूति के बाद एना एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम एनी रखा जाता है। लेकिन इस जच्चगी में एना की हालत अत्यंत नाजुक हो जाती है। वो जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगती है। मौत का साया सामने देख एना के मन में गहरा पश्चाताप उमड़ता है। वह कैरेनिन से माफ़ी मांगती है और अपने प्रेमी व्रोंस्की को भी क्षमा कर देने की गुहार लगाती है। इस करुण क्षण में कैरेनिन के भीतर का इंसान जाग जाता है। वे अपने हृदय की कठोरता भुलाकर एना और नवजात शिशु की देखभाल करने लगते हैं। वे एना और व्रोंस्की दोनों को दिल से माफ़ कर देते हैं और बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैरेनिन की इस उदारता से व्रोंस्की भीतर ही भीतर इतने शर्मिंदा और व्यथित हो जाते हैं कि आत्महत्या का प्रयास करते हैं। वे खुद को गोली मार लेते हैं, पर संयोग से बच जाते हैं। कुछ दिनों बाद एना भी मृत्यु के मुहाने से लौट आती है। वह स्वस्थ होने लगती है। अब तक कैरेनिन ने तलाक का विचार त्याग दिया और बड़ों की तरह पूरे मामले को संभाल लेने का मन बना लिया है। लगता है मानो कहानी में नाटकीय मोड़ आ गया।
कैरेनिन, एना, व्रोंस्की और नवजात बच्ची को लेकर एक विलक्षण समझौतावादी परिवार बनाने को तैयार हैं। किंतु एना के हृदय में अब भी अशांति है। वह अनुभव करती है कि पति की दयालुता के बावजूद उसके लिए उसी पुराने बंधन में लौटकर सुखी रह पाना असंभव होगा। वह जानती है कि उसने अपने पति और समाज की नज़र में अक्षम्य अपराध किया है और अब उसकी आत्मा स्वतंत्रता के लिए छटपटा रही है। उधर व्रोंस्की भी शर्म और दुख से व्याकुल है। अपनी जान लेने में असफल रहने के बाद उनका मन दुनियावी मोह से भर उठा है। आखिरकार एना एक बड़ा फैसला करती है। वह अपने बेटे सेर्योजा और पति कैरेनिन को छोड़कर व्रोंस्की के साथ विदेश चली जाती है। कैरेनिन दिल पर पत्थर रखकर एना को जाने देते हैं, लेकिन तलाक नहीं देते। इस तरह एना अपने जीवन का पुराना अध्याय बंद कर प्रेम के लिए विवाह से विद्रोह कर देती है। एना और व्रोंस्की अपने नवजात बच्ची को लेकर इटली चले जाते हैं, दूर जहां रूसी समाज की तीखी निगाहें उनका पीछा ना करें। एना का यह निर्णय उस दौर के समाज के लिए चौंका देने वाला था। एक विवाहित स्त्री का अपने पति को छोड़कर प्रेमी के संग चले जाना, भद्र समाज इसे घोर अनैतिकता मानता था। इस पाप के लिए उस समाज में महिला को माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलती थी। जैसा कि एक आलोचक ने लिखा है, बेवफाई को लेकर स्त्री पुरुष के लिए अलग मानक गढ़ने वाले संसार में एना के लिए कोई रास्ता कहाँ बचता है। उस पर जीवित बचे रहने का अधिकार छिन जाता है। पुरुषों के लिए पर स्त्री गमन आम बात थी, जिसे प्रायः नज़रअंदाज कर दिया जाता था। पर अगर कोई स्त्री वैसा करे तो उसे समाज से बहिष्कृत होना पड़ता था। इस दोहरे मापदंड का एक उदाहरण हमने शुरू में ही देखा था। स्टीवा, एना के भाई की बेवफाई पर समाज हंसकर बात को टाल जाता है, लेकिन एना के कदम पर वही समाज उसे पतित करार देता है। रूस के उस ऊंचे समाज में लगभग हर व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, किसी न किसी प्रकार के विवाहेतर संबंध में लिप्त था। लेकिन वे पाखंडी लोग एना के मामले में इसलिए भड़क उठते हैं क्योंकि एना का प्रेम सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं बल्कि गहरा और सच्चा था और उसने अपने पारिवारिक बंधन तोड़ने का साहस किया। इस समाज को अपने जैसे झूठे मुखौटे पहनने वाले लोग तो स्वीकार्य थे, पर सच्चाई के साथ अपने दिल की राह चुनने वाली एना सहन नहीं होती थी। अब हम वापस दूसरे प्रमुख धागे पर आते हैं, लेविन और केटी की कहानी, जो एना की कहानी के बरक्स एक भिन्न मार्ग लेती है। लेविन अपने दिल के जख्म लेकर मॉस्को से अपने गांव लौट चुके थे। अपने सरल ग्रामीण परिवेश में वे खेतों में मेहनत और दार्शनिक सोच विचार में खुद को डुबोने की कोशिश करते हैं। किटी द्वारा ठुकराए जाने के बाद वे मन मारकर यह तक सोचने लगे थे कि शायद उन्हें किसी किसान लड़के से शादी कर लेनी चाहिए और अपने वर्ग की लड़कियों को भूल जाना चाहिए। उधर जर्मनी से स्वास्थ्य बेहतर कर किटी भी मॉस्को लौट आई है। उसके हृदय में अब भी लेविन के प्रति एक कोमल भावना छुपी हुई है। उसे एहसास है कि उसने एक सच्चे भले इंसान का प्रस्ताव ठुकराकर गलती की थी। नियति को शायद इन दो भले लोगों को फिर मिलाना था। स्टीवा, जो कि किटी का जीजा है, को लेविन और किटी की जोड़ी अंतर्मन से पसंद थी। वह चुपके से उनकी सुलह कराने की ठानते हैं। एक दिन स्टीवा एक मुलाकात आयोजित करते हैं जिसमें लेविन और किटी आमने सामने होते हैं। बीते वक्त की पीड़ा और पछतावे उनके बीच एक क्षण को संकोच बनकर उभरते हैं, लेकिन प्रेम की सच्चाई जल्द ही वह संकोच तोड़ देती है। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिना शब्दों के ही वे एक दूसरे के मन को पढ़ लेते हैं। लेविन दोबारा किटी को प्रपोज करते हैं। इस बार किटी संपूर्ण हृदय से हाँ कहती है। दोनों की सगाई हो जाती है और जल्द ही वे विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। इस तरह लेविन और किटी की प्रेम कहानी एक सुखद मोड़ लेती है, जबकि एना और व्रोंस्की की प्रेम कथा उस समय तूफानों से घिरी थी। शादी के बाद लेविन अपनी नवविवाहिता पत्नी किटी को अपने विशाल ग्रामीण स्टेट पर ले जाते हैं। प्रारंभिक कुछ महीने हर दंपति की तरह उन्हें भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपसी समझ बनने में समय लगता है। लेविन को कभी कभी लगता है कि शादी के बाद उनकी स्वतंत्रता कम हो गई है और कामकाज में मन नहीं लग पा रहा, तो किटी को भी नए घरवा की जिम्मेदारियों में स्वयं को ढालना था। लेकिन थोड़े ही समय में दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा लेते हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि विवाह का असली सुख समझौते और एक दूसरे को स्पेस देने में है। जल्द ही उनके जीवन में एक और बदलाव आता है। किटी गर्भवती हो जाती है और वे दोनों आने वाले बच्चे के सपने संजोने लगते हैं। इसी दौरान लेविन को यह खबर मिलती है कि उनके बड़े भाई निकोलाई, जो काफ़ी समय से गंभीर रूप से बीमार है, जिंदगी और मौत की कगार पर है। लेविन अपने भाई की देखभाल करने जाने का निश्चय करते हैं। किटी, जो स्वयं गर्भवती है, अपने पति के साथ चलने की जिद करती है ताकि वह उनकी सेवा में हाथ बटा सके। पहले तो लेविन हिचकिचाते हैं, एक युवा समृद्ध पृष्ठभूमि की लड़की को बीमार की देखभाल में लाना उचित होगा या नहीं, लेकिन किटी अपने प्रेम और कर्तव्य के आगे कोई बाधा नहीं आने देती। वह निकोलाई की सेवा में जी जान लगा देती है। दवाइयों से लेकर स्नान करवाने तक जिस चीज़ की ज़रूरत निकोलाई को होती है, किटी बिना घिन या थकान के पूरी करती है। लेविन यह सब देख अभिभूत हो जाते हैं। किटी के प्रति उनका सम्मान और प्रेम और गहरा हो जाता है। उस मुश्किल घड़ी में दोनों एक सच्चे जीवन साथी की तरह निकोलाई के अंतिम दिनों में सेवा करते हैं। निकोलाई अंततः स्वर्ग सिधार जाते हैं, मगर मरने से पहले भाई भाभी के त्याग और स्नेह से उनके मन को शांति मिलती है। इस अनुभव के बाद लेविन के हृदय में किटी के लिए जो भाव हैं वे सतही रोमांच से कहीं ऊपर उठ जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि सच्चा प्रेम
सिर्फ प्रिय व्यक्ति की अच्छाइयों से नहीं होता, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व से होता है, उसकी कमजोरियों समेत। जैसा कि डॉली उपन्यास में कहती हैं, किटी की बड़ी बहन, I've always loved you, and when you love someone, you love the whole person just as he or she is, and not as you would like them to be। यानी मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, और जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से प्यार करते हैं, जैसे वो हैं, ना कि जैसे आप उसे बनाना चाहते हैं। यह पंक्ति केवल डॉली के चरित्र के लिए ही नहीं, बल्कि लेविन और किटी के रिश्ते के लिए भी सटीक बैठती है। वे एक दूसरे को वैसा ही अपनाते हैं जैसे वे हैं, और इसी से उनके वैवाहिक जीवन की नींव मजबूत होती है। कुछ समय बाद लेविन और किटी के आंगन में नन्हा मेहमान आता है। किटी एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम दिमित्री, प्यार से मित्या रखा जाता है। बच्चे का जन्म लेविन के जीवन में अपार खुशियां लेकर आता है, मगर साथ ही उन्हें एक अजीब भय और जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। जब वो अपने नवजात शिशु को पहली बार देखते हैं तो अंदर से दहल जाते हैं। यह नन्ही सी जान पूरी तरह उन पर निर्भर है। पिता बनने का भाव लेविन को भीतर तक हिला देता है, और इसी क्षण से उनके भीतर जीवन के अर्थ को लेकर एक नया अध्याय शुरू होता है। अब हम कहानी को उस भाग की ओर बढ़ते हैं जो सबसे अधिक भावनात्मक और दर्दनाक है। कुछ समय बीत चुका है। एना और व्रोंस्की इटली में कुछ महीने साथ बिताकर रूस वापस लौट आए हैं, पर सेंट पीटर्सबर्ग ना जाकर उन्होंने मॉस्को से दूर एक ग्रामीण इलाके में व्रोंस्की के भव्य एस्टेट पर डेरा जमाया है। शुरुआती दिनों में एना इस नई आज़ादी से प्रसन्न थी। वह सोचती थी कि अब शादी के बंधनों और समाज के दिखावे से दूर वो अपने प्रेमी और बेटी के साथ सुकून की जिंदगी जी पाएगी। लेकिन वास्तविकता जल्द ही उसके सपनों पर दस्तक देती है। इटली में उन्हें वो अपनापन नहीं मिला जिसका सपना देखा था। रूस लौटने पर भी उन्हें अपने सामाजिक वर्ग के लोग खुले दिल से स्वीकारने को तैयार नहीं। सेंट पीटर्सबर्ग हो या मॉस्को, हर जगह उच्च वर्ग के दरवाजे एना के लिए बंद हो चुके हैं। यहाँ तक कि प्रिंसेस बैट्सी जैसी पुरानी सहेलियां भी एना से कतराती हैं। जो समाज खुद बेफिक्र होकर प्रेम प्रसंगों में लिप्त रहता था, वही अब एना से किनारा कर रहा है। दूसरी ओर व्रोंस्की पुरुष हैं। समाज में उनके मेलजोल पर वैसी पाबंदी नहीं। वे कुछ हद तक सामान्य जीवन जी सकते हैं, घुड़सवारी करें, क्लब जाएं, चुनावी राजनीति में हाथ आजमाएं या अपनी संपत्ति पर लोगों से मिले जुलें। लेकिन एना अब मानो एक पिंजरे में कैद पक्षी बन चुकी है। एना के जीवन में अब बस 3 चीज़ें हैं: व्रोंस्की, उसकी छोटी बेटी एनी और उसकी खुद की यादें एवं भावनाएं। वह अपने प्यारे बेटे सुरजवाया से दूर हो चुकी है। कैरेनिन ने बेटे को अपने पास ही रखा है और एना से मिलने नहीं देते। बेटी की याद एना को कचोटती है। एक बार एना चोरी छिपे सेंट पीटर्सबर्ग जाकर अपने बेटे के जन्मदिन पर उससे मिलने की कोशिश करती हैं। घंटों छुपकर इंतजार करती हैं और सिरोजा को सीने से लगाकर रो पड़ती हैं। पर तभी कैरेनिन आ जाते हैं और दृढ़ता से एना को वहां से जाना पड़ता है। वह दिल दहला देने वाला दृश्य है जहाँ एक माँ समाज और कानून द्वारा अपने ही बच्चे से पराई कर दी गई है। उधर व्रोंस्की अपनी सीधी सादी ग्रामीण जिंदगी में थोड़ा उबने लगे हैं। कभी उन्होंने सोचा था कि एना को पा लेना ही उनके जीवन का परम सुख होगा, लेकिन अब वह देख रहे हैं कि केवल प्रेम के बल पर दुनिया से कटकर रहा नहीं जा सकता। वे अपने मनोरंजन और महत्वाकांक्षाओं के लिए दूसरे उपाय तलाशने लगते हैं। पेंटिंग करने की कोशिश करते हैं, किताबों में मन लगाने की चेष्टा करते हैं, यहाँ तक कि अपने पैसों से एक अस्पताल बनवाने के प्रोजेक्ट में हाथ डालते हैं। लेकिन इन सब में उन्हें वो आनंद नहीं आता है, ना ही सफलता। कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक खालीपन है। पर असली समस्या जो उनके रिश्ते को अंदर से दीमक की तरह चाट रही है, वह है एना का बढ़ता सुरक्षित भाव और ईर्ष्या। एना अब जरा सी बात पर व्रोंस्की से झगड़ने लगती हैं। उसे हमेशा डर रहता है कि व्रोंस्की अब उससे प्यार नहीं करते जैसे पहले करते थे। जब भी व्रोंस्की कुछ देर के लिए उससे दूर कहीं बाहर जाते, एना घबरा उठती। उसे लगता कहीं व्रोंस्की उसे छोड़ न दें। व्रोंस्की जब कुछ दिनों के स्थानीय चुनाव के सिलसिले में बाहर जाते हैं तो एना मन ही मन पागल सी हो जाती है। वह मॉर्फिन जैसे नशीले पदार्थ का सहारा लेने लगती है ताकि रातों को उसे नींद आ सके। धीरे धीरे यह लत बन जाती है, पर यह नशा उसकी बेचैनी को और बढ़ा देता है। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब व्रोंस्की की माँ और कुछ अन्य परिचित उन पर दबाव डालने लगते हैं कि वो एना से शादी क्यों नहीं कर लेते। असल में व्रोंस्की और एना शादी करना चाहते तो हैं, पर तलाक ना होने की वजह से अटके हैं। एना ने कैरेनिन को तलाक के लिए अर्जी देने के कई पत्र लिखे, पर कैरेनिन ने कठोर हृदय से बार बार न कह दिया। यहाँ तक कि एक बार स्टीवा खुद कैरेनिन के पास गया एना की तलाक की विनती को लेकर, लेकिन कैरेनिन अब आध्यात्मिक आडंबरों और एक तथाकथित ज्योतिषी के प्रभाव में आ चुके थे, जिसने उन्हें कहा था कि तलाक कदापि न दें। एना एक वैवाहिक मान्यता चाहती है ताकि वह समाज में पुनः स्थान पा सके, पर यह राह अब बंद है। एना की मनस्थिति गिरती चली जाती है। अब उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगता। डॉली एक बार उससे मिलने आती है और पाती है कि जो एना कभी पूरे कमरे को खुशी और ऊर्जा से भर देती थी, वो अब शांत, डरी हुई और कुछ कुछ कड़वाहट से भरी हुई रहने लगी है। डॉली गौर करती है कि एना बेतहाशा ईर्ष्यालु हो चुकी है। यहाँ तक एक मेहमान वेस्लोव्स्की के साथ व्रोंस्की की जरा सी बातचीत पर भी एना असुरक्षित महसूस करती है। व्रोंस्की एक बार डॉली से भावुक होकर अपील करते हैं कि वह एना को तलाक के लिए राजी करें ताकि वे दोनों शादी कर सकें और सामान्य जीवन जी सकें।
लेकिन सुझाव पर एना को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है शायद व्रोंस्की उसे वैध रूप से अपनाने के बजाय समाज की नज़र में अपनी इज्जत बचाने के लिए शादी करना चाहता है। अंततः एना और व्रोंस्की के बीच लगातार कलह शुरू हो जाती है। एक ओर एना व्रोंस्की पर अविश्वास करती है, दूसरी ओर व्रोंस्की एना के बदलते मिजाज से परेशान रहते हैं। उनके बीच एक भयंकर झगड़ा होता है जिसमें कटु शब्द कहे जाते हैं। एना को लगने लगता है कि व्रोंस्की अब उससे ऊब चुके हैं और शायद उनकी ज़िंदगी उससे दूर कहीं और ज़्यादा खुशी पा सकती है। झगड़े के बाद व्रोंस्की कुछ देर के लिए घर से बाहर चले जाते हैं ताकि माहौल शांत हो सके, लेकिन एना के मन में तूफान उठ चुका है। वह भय, प्रेम, क्रोध और निराशा के बवंडर में घिरी तड़पती रहती है। उसे लगता है कि उसका जीवन अब पूर्णतः व्यर्थ है। समाज ने उसे निकाल फेंका, पति बच्चे उससे छिन गए और अब शायद उसका प्रेमी भी उससे दूर होने को है। उस रात एना एक कठोर निर्णय लेती है। जिस रेलवे ने कभी उसकी और व्रोंस्की कथा का आरंभ संकेतों में किया था, वही रेलवे अब उसकी दारुण कथा का अंतिम अध्याय लिखने वाला है। एना एक अंतिम टेलीग्राम व्रोंस्की को भेजती है कि वे फौरन लौट आएं। शायद अपने दिल के कोने में उसे अब भी आशा थी कि व्रोंस्की आएगा और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जवाब आने से पहले ही एना अपने दुख और उन्माद में घिरकर घर से निकल पड़ती है। वह सीधी रेलवे स्टेशन जाती है। प्लेटफॉर्म के छोर पर खड़ी एना के दिमाग में अनगिनत आवाज़ें गूंज रही हैं, कई भ्रम, कई इल्ज़ाम, कई पछतावे। और तभी एक तेज़ रफ्तार से आती मालगाड़ी को देखते हुए एना रेल की पटरियों पर खुद को झोंक देती है, ठीक उसी तरह जैसे सालों पहली बार व्रोंस्की से मिलने पर एक आदमी ट्रेन से कटकर मर गया था। उस पल एना को लगा था कि वह दुर्घटना एक अशुभ संकेत थी। आज वही प्रतीक साकार हो गया है। एना ने आत्महत्या कर ली है। प्रेम, पीड़ा और सामाजिक दंड से जूझती एक आत्मा ने इस दुनिया से मुक्ति चुन ली। एना के अंतिम क्षण वे हैं जो पाठक के हृदय को चीर कर रख देते हैं। ऐसा लगता है मानो एना के रूप में उस पितृसत्तात्मक समाज ने एक और स्त्री को मरने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, यह पल कथा का चरम दुखांत है। एना की मृत्यु एक त्रासदी है जो कई स्तरों पर दिल को चोट पहुंचाती है। एक स्त्री का प्रेम के लिए सर्वस्व त्यागना और अंत में सब कुछ खो देना, यह सिर्फ एना की निजी विफलता नहीं, उस समाज की भी विफलता है जिसने उसे समझने या अपनाने के बजाय उसका न्याय करना चुना। उपन्यास की शुरुआत में ही बाइबल का एक उदाहरण दिया गया था, वेंजेंस इज माइन आई विल रिपे सेड द लॉर्ड, यानी प्रतिशोध मेरा है, मैं ही इसका प्रतिदान दूंगा। माना जाता है कि टॉल्स्टॉय ने यह चेतावनी स्वरूप रखा था कि ईश्वर के सिवा किसी को न्याय करने का अधिकार नहीं। लेकिन एना के साथ क्या हुआ? समाज के लोगों ने स्वयं को न्यायाधीश बना लिया, उसे कठोरतम दंड दिया और अपनी पाखंड भरी नैतिकता का पालन करते हुए उसके त्रासद अंत पर आंसू बहाने की जगह चटकारे लेना ज़्यादा उचित समझा। एना की मौत के बाद भी वे अभिजात्यजन अपने ड्राइंग रूमों में बैठकर उसकी निंदा चर्चा में लगे रहते हैं, मानो यह सब तो होना ही था। यह दृश्य हमें झकझोरता है, क्या हमारा समाज आज भी ऐसा ही नहीं है, जहां औरत की गलतियों को माफ़ी नहीं, मौत की सज़ा दी जाती है, जबकि वही गलती पुरुष करे तो मर्द है, चलता है कहकर टाल दी जाती है। एना की कहानी ऐसे दोहरे मानकों पर करारा प्रहार करती है। एना की मृत्यु के बाद उपन्यास का अंतिम भाग हमारे सामने बची हुई जिंदगियों का चित्र प्रस्तुत करता है। एना के प्रेमी व्रोंस्की इस सदमे से टूट जाते हैं, उनका जीवन मानो अर्थहीन हो जाता है। पश्चाताप और दुख से भरे व्रोंस्की में अब जीने की कोई चाहत नहीं रहती। वे रूसी सेना में दर्ज होकर सर्बिया के युद्ध में स्वयंसेवक बनकर चले जाते हैं, मानो मौत को खुला निमंत्रण देते हुए। एना की छोटी बच्ची एनी को कैरेन अपने पास रख लेते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। स्टीवा, एना के भाई, को अपनी नौकरी में तरक्की मिल जाती है और वह अपनी आम लापरवाह जिंदगी में मस्त है। डॉली अपने बच्चों की परवरिश में लगी रहती है। उसने स्टीवा के धोखे को दिल पर पत्थर रखकर भुला दिया है और अपने परिवार के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। कुल मिलाकर जिनके हाथ एना की त्रासदी में कुछ भी था, वे आगे बढ़ जाते हैं। शायद यह भी समाज का ही एक चेहरा है कि जिस औरत को उसने पीड़ित किया, उसकी मौत के बाद वो उसे 2 दिन से ज़्यादा याद भी नहीं रखता। अब ध्यान फिर से लेविन पर जाता है। अपने भाई की मृत्यु, अपने बेटे के जन्म और एना जैसी परिचित के दुखांत ने लेविन को गहरे विचारों में डाल दिया है। लेविन शुरू से नास्तिकता और आस्था के बीच झूलते आए थे। अब इन अनुभवों के बाद उसके मन में अस्तित्व का प्रश्न भयंकर रूप से सिर उठाता है। मेरे जीवन का अर्थ क्या है? मैं क्यों जी रहा हूँ? एक समय तो लेविन इतने निराश हो जाते हैं कि उनके मन में भी जीवन समाप्त करने का विचार तक आता है। लेकिन एक दिन एक साधारण से किसान से बात करते हुए उन्हें अचानक मानो कोई प्रकाश दिखाई देता है। उस किसान की सरल जीवन दृष्टि और भक्ति से लेविन को एक गूढ़ शिक्षा मिलती है।
लेविन को बोध होता है कि मनुष्य का जीवन अपना व्यक्तिगत सुख पाने के लिए नहीं बल्कि किसी उच्चतर भलाई के लक्ष्य के लिए होना चाहिए। उन्हें ईश्वर पर आस्था का अर्थ समझ आने लगता है। लेविन महसूस करते हैं कि बचपन से जो मूल्य उन्होंने कभी सुने थे उनमें सच्चाई है। जीवन का उद्देश्य भलाई करना, प्रेम बांटना और ईश्वर के नियमों का सम्मान करना है। गहन आत्ममंथन के बाद लेविन एक आंतरिक परिवर्तन से गुजरते हैं। वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वह आगे भी भूल गलतियां इंसान होने के नाते करेंगे, पर अब उनका जीवन सत्य, प्रेम और नेकी के मार्ग पर चलेगा। यह कोई नाटकीय धर्मांतरण नहीं बल्कि अंतःकरण की स्वीकृति है। लेविन ने जीवन का अर्थ पा लिया है और वह अर्थ है परिवार, ईमानदारी, परोपकार और ईश्वर प्रदत्त नैतिकता। लेविन की यह आत्मिक यात्रा उपन्यास का अंतिम संदेश है। गौर कीजिए, दो मुख्य किरदारों एना और लेविन की कहानियां जैसे विपरीत दिशा में खत्म होती हैं। एना ने समाज के नियमों को तोड़कर अपना रास्ता चुना, पर उसे अपने उद्देश्य में न समाज की सहानुभूति मिली न प्रेम की स्थिरता। अंततः उसका जीवन बिखर गया। दूसरी ओर लेविन ने समाज की अच्छाइयों, परिवार, जमीन से जुड़ाव को अपनाया और अपने भीतर ईमानदारी और अध्यात्म को जगाया। अंततः उसे शांति और जीवन दर्शन मिला। टॉल्स्टॉय मानो कहना चाहते हैं कि परिवार, आस्था और नैतिक मूल्य मनुष्य को सुख और अर्थ देते हैं, जबकि वासना, अविश्वास और आत्म केंद्रित फैसले अंततः दुख लाते हैं। उपन्यास का अंतिम पैराग्राफ साफ बताता है कि एना परिवार को नष्ट करके दुख और अर्थहीनता पाती है, जबकि लेविन परिवार का निर्माण करके सुख और जीवन का अर्थ पा लेता है। और टॉल्स्टॉय के अनुसार विश्वास, खुशी और पारिवारिक जीवन साथ साथ चलते हैं। यह तुलना किसी फैसले की तरह सामने आती है। अच्छे चरित्र यानी लेविन को इनाम मिलता है, आत्मिक शांति और सार्थक जीवन, जबकि बुरे कार्य एना का फेर का फल सजा है, अंतहीन पीड़ा और मृत्यु। परमात्मा ही अंतिम न्याय करता है। इंसान जब दूसरे का न्याय करते हैं तो प्रायः पाखंडी बन जाते हैं। लेकिन साथ ही टॉल्स्टॉय यह भी चाहते थे कि हम सहानुभूति रखना सीखें, विशेषकर उन लोगों से जो समाज के बंधनों और अपनी भावनाओं के बीच फंस जाते हैं। एना में कोई खलनायक नहीं है। एना स्वयं अपनी त्रासदी की नायिका भी है, खलनायिका भी है। टॉल्स्टॉय ने एना को कोई आसान रास्ता नहीं दिया। उन्होंने उसे इतना जटिल बना दिया कि अंततः एना स्वयं अपने हाथों अपनी नियति लिखती है। एना की अंतिम आत्महत्या केवल उसकी व्यक्तिगत हार नहीं, उस युग के भद्र समाज की सामूहिक असफलता है, जिसने प्रेम जैसी सुंदर भावना को भी अपने दोहरे नैतिक मानकों से कलुषित कर दिया। एना की कहानी हमें उन नैतिक दुविधाओं पर सोचने को मजबूर करती है जिनसे हम आज भी जूझते हैं। प्रेम बनाम कर्तव्य, व्यक्ति की आज़ादी बनाम सामाजिक मर्यादा, स्त्री पुरुष के लिए भिन्न सामाजिक नियम और नैतिकता के नाम पर होने वाला पाखंड। अंततः इस नॉवल से मिले हुए ज्ञान को सुनकर हमारे मन में कई भावनाएं उमड़ती हैं। दुख, करुणा, क्रोध, आशा। टॉल्स्टॉय चाहते थे कि पाठक इन पात्रों के बहाने जीवन के बुनियादी सवालों से जूझें। एना की कहानी हमें चेतावनी देती है, अगर हम केवल उन्मादी जुनून के पीछे भागें और समाज व नैतिकता की हर बात को ठुकरा दें तो अंजाम भयावह हो सकता है। वहीं लेविन की कथा ये सबक देती है कि अपनी जड़ों, परिवार और आध्यात्मिक मूल्य को थामे रखकर इंसान अपने अस्तित्व के अंधेरों से उजाले की ओर बढ़ सकता है। टॉल्स्टॉय का यह उपन्यास प्रेम की महानता तो दिखाता ही है, प्रेम की सीमा और उसके दुष्परिणाम भी दिखाता है। प्रिय श्रोताओं, एना की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इसके भाव और विचार हमेशा जिंदा रहेंगे। अंत में मैं टॉल्स्टॉय की एक उक्ति याद दिलाना चाहूँगा, इफ़ यू लुक फॉर परफेक्शन यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड। यदि आप पूर्णता की तलाश करेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। शायद पूर्णता इस दुनिया में किसी को नहीं मिलती, न एना को मिली न लेविन को, लेकिन त्रुटियों के बावजूद प्रेम, क्षमा और सदाचार का मार्ग ही इंसान को संतोष दे सकता है। टॉल्स्टॉय ने एना के जरिए हमें इंसानी रिश्तों की जटिल सच्चाइयों से रूबरू कराया है। यह कहानी ख़त्म ज़रूर हो गई है, पर अपने पीछे ढेर सारे सवाल और सबक छोड़ गई है। आशा है आज की इस चर्चा से आपको इस क्लासिक उपन्यास की गहराइयों को महसूस करने का मौका मिला होगा। एना के दर्द में, लेविन की तलाश में, किटी की उम्मीदों और डॉली के त्याग में कहीं न कहीं हमारी अपनी ज़िंदगी की झलक भी दिखती है। टॉल्स्टॉय के शब्दों में छुपे जीवन के दर्शन को दिल से महसूस कीजिए और सोचिए, क्या हम अपने जीवन में प्रेम, परिवार और ईमानदारी की कदर करते हैं? इस विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।